धन्यवाद। भारत माता की वंदे। भारत राष्ट्र की आजादी के पर्व पर आयोजित हो रहे हमारे उपखंड स्तरीय इस भव्य कार्यक्रम में मंच की शोभा बढ़ा रहे जैतान विधानसभा के माननीय विधायक श्री अविनाश जी गहलोत साहब, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे नगर पालिका के चेयरमैन राम स्वरूप जी भाटी साहब, हमारे जैतान व्रत के व्रताधिकारी श्रीमती सीमा जी चोपड़ा, तहसीलदार जैतान हमारे शिवजी राम जी, बीडीओ साहब श्री भंवरलाल जी, जैतान पंचायत समिति के प्रधान जी श्री मेघाराम जी सोलंकी साहब, स्थानीय पुलिस थाना के हमारे पुलिस थाना अधिकारी सीआई साहब श्री मनीष देव जी, उनके साथ सीबीओ साहब, हमारे ब्लॉक के नोडल शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, सरपंच संघ अध्यक्ष, युवा नेता भाई किशोर चौधरी जी, साथ ही मंच पर शोभा बढ़ा रहे सारे सम्मानित हमारे ब्लॉक स्तर के अधिकारीगण, पार्षदगण, नेतागण, इधर दीर्घा में विराजमान गांव के गणमान्य नागरिक गणों, हमारे विद्यालयों के संस्था प्रधानों, उनके समस्त स्टाफ, मातृशक्ति, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधुओं, आप सबको आज इस विशेष दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। हमारे लिए यह दिन बड़े गर्व और उल्लास का है, क्योंकि इस दिन के लिए हमारे पूर्वजों ने लंबे समय तक संघर्ष किया है। भारत 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों के जो निरंकुश शासन था उससे मुक्त हुआ था। तो ये जो घटना है केवल एक वाक्य में समाप्त हो जाए और एक दिन हम 2 घंटे केवल इसको मना करके औपचारिकता पूरा करें, ऐसा नहीं है। हमें इस दिन को आज हमारा पूरा राष्ट्र राष्ट्रीय दिवस के रूप में पूरी गरिमा के साथ हमारे उन वीर बहादुर नौजवानों और नेताओं को याद करता है, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि उनके कर्तृत्व और संघर्ष की वजह से आज हम स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र के रूप में दुनिया की एक महाशक्ति के रूप में भारत जाना जा रहा है। हमारा भारत सदियों से अपनी सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक, भौगोलिक विविधताओं के लिए जाना जाता रहा है। आज संसार में 210 के आसपास अधिसूचित राष्ट्र है। उन सभी राष्ट्र के नागरिकों के लिए भारत की विविधता और भारत की एकता आकर्षण और अचंभे का विषय है। आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि ये हमारी जो आजादी है, अंग्रेज जब हमारे देश में मुगल शासन था, अंग्रेजों की एक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर जो 1600 ईस्वी जब अकबर का राज था उस टाइम ब्रिटेन में स्थापित हुई थी। और जहांगीर के समय उसका एक दूत थॉमस रो नाम आप बच्चों ने पढ़ा होगा किताबों में या सुना होगा कहानियों में, पहली बार आगरा में आकर के मिला और ये निवेदन किया कि हम भारत में व्यापार करना चाहते हैं, भारत से जो ऐसी सामग्रियां हैं उनको हमारे देश में ले जाना चाहते हैं। तो उन्होंने एक व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत में आए, सबसे पहली फैक्ट्री सूरत में खोली, फिर हमारे बंगाल राज्य में उगली और कोलकाता में उन्होंने अपना व्यापार प्रारंभ किया। धीरे धीरे करते अंग्रेजों ने भारत के जो तत्समय की राजनीतिक स्थिति थी, हमारे संसाधनों पे और सिस्टम पे कब्जा करते हुए शुरुआती युद्ध 1757 प्लासी का युद्ध आप बच्चों ने सब लोगों ने पढ़ा होगा, 1764 बक्सर का युद्ध, जब शुरुआती हमारी जो रियासतें थी जहां उनका व्यापार था उनको उन्होंने पूर्ण रूप से कब्जे में ले लिया। उसके बाद हमारे देश के उस समय के लोगों ने ब्रिटिश निरंकुश सत्ता का विरोध किया। स्थानीय स्तर पे
जातिगत रूप से, धार्मिक रूप से अनेक प्रकार के विद्रोह अंग्रेजों के विरुद्ध हुए, क्योंकि उस समय अंग्रेज बहुत बड़ी शक्ति थे, पूरे विश्व में उनका शासन था। उनके विरुद्ध सिर उठाता उसको वो कुचल देते थे। धीरे धीरे करते हुए जब अंग्रेज शासन की अति निरंकुशता बढ़ गई और उन्होंने देश में एक ऐसा शोषणकारी राज स्थापित किया जिसके चलते भारत के कोने कोने में जितने इस प्रकार के भाव वाले लोग थे, उन्होंने जब अंग्रेजों ने हमारी शिक्षा, हमारे व्यापार, हमारे रीति रिवाज, हमारी परंपराओं को कुचलना प्रारंभ किया तो 1857 में एक ऐसा विद्रोह खड़ा हुआ कि अंग्रेजी सत्ता को हिला डाला। उस विद्रोह में हम पढ़ते हैं तांत्या टोपे, महारानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब, ऐसे नाम जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पे इस क्रांति को अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा किया। पूरा जनमानस भी उस समय, क्योंकि अंग्रेजों का राज था और सत्ता पे उनकी पकड़ इस कदर थी कि उन्होंने उस विद्रोह को भी जैसे तैसे दबाया। लेकिन इस विद्रोह के बाद कंपनी का शासन समाप्त हो गया और भारत का शासन सीधे ब्रिटेन के राजा के अधीन हो गया। उस विद्रोह के समय जो चर्बी वाली राइफल अंग्रेजों ने लाए तो मंगल पांडे ने बैरकपुर से जो शुरुआत की थी, राजस्थान में भी नसीराबाद में सैनिकों विद्रोह का सामना करना पड़ा। 6 बटालियन थी, 6 में से 3 बटालियनों के जो सार्जेंट थे उनकी गर्दन हमारे वीर सैनिकों ने उस वक्त काट के टंगा दिया था। पाली का भी नाम उस क्रांति में ऐतिहासिक रूप से है। आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह और हमारे ब्यावर, आज हमारा जिला हो गया तो वहां खरवा के ठाकुर गोपाल सिंह जी, उन्होंने भी स्थानीय स्तर पे अंग्रेजों के जितने भी शासन करने वाले लोग थे उन सब की गर्दन काट के टंगाया था। तो उस विद्रोह की प्रेरणा से एक ऐसा संचार हुआ लोगों में, जनमानस में पहली बार ये भाव आया कि हम लोग भी इस मजबूत और निरंकुश अंग्रेज सत्ता से छुटकारा पा सकते हैं। उसके बाद जब ये राज अंग्रेज राजा के अधीन हो गया, अंग्रेजी रानी उस वक्त थी एलिजाबेथ, उनके अधीन हुआ, क्राउन के, और अंग्रेजों ने अनेक प्रकार के कानून वहां की संसद में बनाकर भारत को शासित करने प्रारंभ किया। तो धीरे धीरे पुनः जब संगठन के रूप में अंग्रेजों से नहीं जीत पाए तो भारत के तत्समय के वीर जवानों ने अनेक प्रकार से अंग्रेज शासन की नीतियों का विरोध किया। हमारे 20वीं सदी के प्रारंभ में अंग्रेजों ने सदैव से इस देश की विविधता को प्रशंसा नहीं करके किन्हीं आधारों पर बांट के शासन किया। उस शासन का विरोध तत्समय के हमारे जो भी अग्रज थे, कवि लोग थे, उन्होंने सभी प्रकार से किया। जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ तो महाराजा जॉर्ज पंचम और मेरी की भारत यात्रा का भी भारत के नागरिकों ने बहिष्कार किया, जिससे अंग्रेज सत्ता को यह महसूस हुआ कि भारत के लोग अब नहीं रुकने वाले हैं। महान क्रांतिकारी लोगों ने अनेक संगठन बनाए। मैं जिक्र करना चाहूंगा गदर पार्टी का, जिन्होंने लाला हरदयाल, सोहन सिंह भागना, उन लोगों ने बाहर, जब उनको भारत से अंग्रेज सरकार से बच के बाहर जाना पड़ा तो वहां से भी देश के लिए, अंग्रेज शासन को कमजोर करने के लिए उन्होंने आंदोलन खड़ा किया। हमारे यहाँ अभिनव भारत समिति, भारत सेवक समाज, अनेक प्रकार के ऐसे संगठन बने जिन्होंने संगठित होकर अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करना प्रारंभ किया। धीरे धीरे अंग्रेजों ने हमारे भारतीय लोगों को विधानमंडलों में निर्वाचन की, जो क्योंकि भारतीय शिक्षित हो रहे थे, उनकी परंपराओं का विरोध कर रहे थे, उनके शासन का, तो जब विधानमंडलों में निर्वाचित हुए तो उनकी नीतियों का विरोध करने लगे। इसी समय एक महापुरुष का पदार्पण भारत की भूमि पे होता है, जिसको आज हम राष्ट्रपिता के रूप में याद करते हैं, उनको नमन करते हैं। 1915 में अफ्रीका में सफल सत्याग्रह और आंदोलन के बाद महात्मा गांधी का पदार्पण भारत भूमि पे होता है। अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की सीख पर
भारत भ्रमण बाद उन्होंने भारत में इस प्रकार के आंदोलन खड़े किए कि भारत के सभी समाजों के, सभी तबकों के लोगों को साथ लेकर के व्यापक स्तर पर जन आंदोलन, जब जनता को एहसास कराया कि जनता मिलके बाहर आके सरकार की नीतियों का विरोध कर सकती है, तो असहयोग आंदोलन से लेकर के भारत छोड़ो आंदोलन तक लगभग 27 वर्ष होते हैं, 28 वर्ष अंग्रेजों के नाक में दम करके रखा। और उस दौरान अनेक वीर क्रांतिकारी हुए जिन्होंने जब जब अंग्रेजों ने हमारे इन आंदोलनों को कुचला तो उनको गुस्से में उन्होंने शस्त्र भी उठाए। वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, काकोरी कांड या ऐसी अनेकों घटनाएं हम इतिहास में पढ़ते हैं। मैं इन सब का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि हम सबको उन लोगों के बलिदान को, उनके सर्वस्व न्यौछावर को आज के दिन नमन करना चाहिए। साथ ही संकल्प लेना चाहिए कि उस वक्त उनके पास कोई संसाधन, कोई ताकत नहीं थी, बावजूद उन्होंने इतनी मजबूत विदेशी सत्ता को हारने पे मजबूर किया। अंततः हमारा देश 15 अगस्त 1947 को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया। तब से लेकर के आज तक 76 वर्षों में भारत की जो प्रगति रही है, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से भारत पूरी दुनिया के लिए, पूरे संसार के लिए एक अद्भुत नजीर पेश की है। इतना विशाल और इतना विविधता समाये हुए जीवंत लोकतांत्रिक व्यवस्था जो भारत ने दुनिया के सामने प्रस्तुत की है, उस सबका, उस सफलता में हमारे नेताओं का, हमारी परंपराओं का बहुत योगदान रहा है। जब देश आजाद हुआ तो संविधान सभा में पूरे देश भर के जितने विद्वान और उस समय के अगुवा लोग थे उनको लिया गया और संविधान सभा ने एक लिखित ऐसा तंत्र बनाया जिसपे आज हमारे देश का पूरा प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था टिकी हुई है। इस प्रकार का संविधान जिसको दुनिया के लोग रिसर्च में पढ़ते हैं और हमारे संविधान की नीतियों का पालन वर्तमान में ऐसे देश जो परतंत्र है या जहां लोकतंत्र नहीं है, वो भारत की विविधता और इतनी विशालता को मद्देनजर रखते हुए हमेशा से इसके लिए अपनी जो कौतूहल है या उसको इसके प्रति जो अध्ययन वगैरह लगातार करते हैं कि इतना विशाल 140 करोड़ लोगों के साथ भारत के राष्ट्रपति से लेकर के वार्ड पंच तक का निर्वाचन यहाँ की जनता द्वारा किया जा रहा है। तो इस प्रकार की व्यवस्था इस संसार में कहीं भी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी है कि एक नागरिक के रूप में हम जो अधिकार हमें संविधान ने दिए हैं, संविधान जब हमारा बनाया गया है, संविधान भी इतना जीवित है कि सबसे पहले 22 भागों में जो शुरुआती भाग है, पहले राष्ट्र है, फिर नागरिकता है और तीसरी चीज है मौलिक अधिकार। पहले नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं, ऐसा संविधान संसार में कहीं नहीं है। नागरिक अधिकारों के बाद सरकार के भी कर्तव्य तय है संविधान में, नीति निर्देशक तत्व के नाम से, कि कोई भी सरकार जो चुनी होगी उसको अपनी नीतियां किस प्रकार से बनानी होगी, नीतियां बनाते वक्त किन मूल्यों का ध्यान रखना है, यह भी हमारे संविधान में उल्लेखित है। नागरिक आज के दिन हमारा देश राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से काफी परिपक्व हुआ है, एक महाशक्ति का रूप ले रहा है और दुनिया भर की जो प्रगति नॉर्म्स है उन आयामों में भारत अग्रणी है। लेकिन कुछ ऐसी चुनौतियां छोटी मोटी जो राष्ट्र के सामने हैं, उन सब का हल भी हम नागरिकों को करना होगा। मैं इस अवसर पे आप सबसे, हम सबको ये संकल्प लेना चाहिए कि ये देश तभी स्वतंत्र, संप्रभु और इतना सद्भाव वाला बना रहेगा जब यहाँ के नागरिक मूल्यों का पालन करेंगे। नागरिक मूल्य वही है जो मानवीय गरिमा बढ़ाने वाले समस्त मूल्य। हम सबको हमारी परंपराओं, हमारी रीतियों से ये समझ सीख लेनी चाहिए। हम अपनी विविधताओं का सम्मान करें, चाहे धार्मिक आधार पे, परंपराओं के आधार पे, किसी भी आधार पे जो विविधता है उसका सम्मान करें, सहिष्णु बने। भारत का इतिहास रहा है, पूरी दुनिया इसकी नजीर पेश करती है और हमें इस बात पे गर्व है। तो मैं इस राष्ट्रीय दिवस के अवसर पे
आप सब लोगों से हम सबको ये संकल्प लेना चाहिए कि एक राष्ट्र के रूप में हमें सदैव सबसे पहले अपने राष्ट्र को रखते हुए एक अच्छा व्यक्तित्व निर्माण के लिए जो आवश्यक सब चीजें हैं उनका अनुसरण हमारे जीवन में करना चाहिए, जिसमें सबसे पहली चीज है शिक्षा। प्रत्येक बच्चे को शिक्षा मिले, इसके लिए भारत सरकार से लेकर राज्य सरकार तक अनेक प्रकार के नवाचार नीतियां सदैव बनाती रही है कि भारत का हर नागरिक शिक्षित हो, तकनीकी रूप से या अन्य जितने भी स्किल है उसमें दक्ष हो। इसके लिए हमारी सरकारें लगातार इस प्रकार की नीतियां, इस प्रकार की योजनाएं बनाती है। तो हमारा फर्ज है कि हम सभी लोग सबसे पहले शिक्षा ग्रहण करें। शिक्षा से आपका न केवल मानसिक विकास होता है बल्कि संपूर्ण चारित्रिक विकास, जिसमें देश, दुनिया, परिवेश, इस सब की जानकारी आपको शिक्षा देती है। शिक्षा के साथ सभी प्रकार का कौशल हमें सीखने के लिए सदैव प्रयत्न करना चाहिए। आप एक विद्यार्थी के रूप में हमेशा आपके विद्यालय में आयोजित होने वाली हर गतिविधि में भाग लें। कोई भी काम छोटा नहीं है, कोई भी क्षण कम नहीं है। सदैव हर छोटे से काम के लिए उत्सुकता भाव से यदि आप प्रयास करेंगे तो जो सपना, जो आपके ख्वाब हैं वो हकीकत में बदल जाएंगे। आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में या सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार और राज्य सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रही है। मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों से, यहाँ के नागरिकों से, बच्चों से आह्वान करता हूं कि ऐसी योजनाओं में आप अपना जो लाभार्थी के रूप में पंजीयन अवश्य कराएं। अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसमें 850 रुपए लगते हैं कुछ परिवारों के, जो कि एनएफएसए परिवार नहीं है या बीपीएल नहीं है, अन्य प्रकार की कैटेगरी के ऐसे परिवार जो कि ओबीसी, एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस में आते हैं, उनके लिए राज्य सरकार ने 850 रुपए की भी अपनी तरफ से जमा करवाने का निर्णय लिया है। ऐसे में हमारे जैतान क्षेत्र में अब भी ऐसे 15-16 हजार परिवार हैं जिनको अभी चिरंजीवी योजना में पंजीयन होना इस साल के लिए शेष है। तो मैं आह्वान करूंगा कि ऐसी जो बहुआयामी स्कीम्स है सरकार की, उनमें अपना पंजीयन अवश्य कराएं। इस साल विधानसभा चुनाव अपने राज्य में होने जा रहे हैं, तो 18 वर्ष से अधिक आयु के प्रत्येक भारतीय नागरिक को मत डालने का, मतदाता के रूप में पंजीकृत होने का अधिकार प्राप्त है। अभी 21 अगस्त से 1 अक्टूबर को जो 18 वर्ष उम्र पूर्ण कर रहे हैं, वो सब बच्चे और नागरिक अपना मतदाता सूची में नाम अवश्य जुड़वाएं। ये हमारे इस लोकतंत्र की खूबसूरती है, इस व्यवस्था की खूबसूरती है कि हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि, स्थायी सरकार और सब मिलकर के नागरिकों की भलाई के लिए, उनके उन्नयन के लिए सदैव ऐसी समावेशी नीतियां बना करके देश को प्रगति के पथ पे आगे ले जा रहे हैं। मैं इस अवसर पे आप लोगों से ये अपेक्षा करता हूं कि आप अपने जीवन में उन्नयन करने के लिए स्वच्छता, अपने स्वयं के शरीर की, परिवार की, परिवेश की, गांव की, इसको विशेष तवज्जो दें, इसको विशेष महत्व दें। प्रकृति को, पर्यावरण को, इसके संरक्षण को, इसके बचाव को विशेष महत्व दें। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें ताकि हमारा पूरा जीवन इस प्रकृति पे आधारित है। हम प्रकृति में जितना वर्धन करेंगे, ये प्रकृति उसका अनेक गुना हमें वापस लौटाती है। एक नागरिक के रूप में यदि हम अनुशासित और कुशल कौशलों से युक्त होते हैं तो ही हमारा देश आगे निरंतर प्रगति कर पाएगा। उम्मीद करते हैं कि हमारा देश नित्य यूं ही सदा प्रगति पथ पे आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन इसको प्रगति पथ पे ले जाने की जिम्मेदारी हम सब नागरिकों की है। नागरिक के रूप में यदि हम शैक्षिक रूप से उन्नत होंगे, ज्ञान में, तकनीकी में दक्ष होंगे, साथ ही आपस में सद्भाव रखेंगे,
एक दूसरे की रीति नीतियों का, परंपराओं का सम्मान करेंगे, सहिष्णुता रखेंगे, तभी ये देश इसी प्रकार से अपनी मानवता के लिए विश्व भर में जाना जाएगा। तो इस देश की परंपराओं का, इस देश के संविधान का जो संरक्षण है उसको बनाए रखना हम नागरिकों की जिम्मेदारी है। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले आप सब लोगों को पुनः आज के राष्ट्रीय दिवस की बधाई, शुभकामना देता हूं। साथ ही आज के कार्यक्रम में जो प्रस्तुति दे रहे हैं उन बच्चों को भी अच्छी प्रस्तुति के लिए बधाई देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।